ब्लैक क्लोवर मांगा चैप्टर 364 का टाइटल है रेडी फॉर डेथ, जो काफी एक्यूरेट है। तो हम देखते हैं ब्लैक पुल्स विच क्वीन से बात कर रहे थे इन्वेजन से पहले। विच क्वीन बताती है मैंने ये अपने डिविनेशन में देखा था, अगर हम इससे हैंडल नहीं कर पाए तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अब जैसे सिचुएशन खराब हुए जा रहा था, ये मैग्ना और लक के फेस पे दिख ही रहा था। नैच ये समझ चुका था कि लूशियस ने आस्था को इन सब से काफी दूर रखा, जिसका मतलब ये है कि आस्था उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, इसीलिए आस्था उनका सबसे ग्रेटेस्ट वेपन बन सकता है। अब यहाँ पर लूशियस के फ्यूचर प्रेडिक्शन का ग्लिम्स दिखता है। उसने हर एक पॉसिबल टाइमलाइन को देखा था जिसमें आस्था नहीं था, वो उसमें आसानी से हर कुछ कर लेता है। लेकिन इसमें जिसमें आस्था है, उसने बहुत इंडिविजुअल्स के लाइफ को चेंज कर दिया है, इसीलिए बहुत से अनप्रेडिक्टेबल वेरिएबल्स हो गए हैं। जैसे यूनो की बात करें तो जो इस टाइमलाइन में बहुत पावरफुल हो चुका है अदर टाइमलाइंस के कंपैरिजन में। आखिर में सब कुछ ब्लैक बुल्स के कंधों पर थी कि द डोर ऑफ फेट का रिचुअल कामयाब हो। इस कंफ्लिक्ट में आस्था एक नॉन नेगोशिएबल एलिमेंट है, भले ही उसके साथ होते हुए भी विक्ट्री के चांसेस कम है, लेकिन कुछ भी नहीं होने से ये तो बेटर ही है। फिनरल, वेनेसा, डोरोथी, विच क्वीन और कुछ अदर विचेस के लिए वो लोग टाइम बाय करते हैं। वो सभी ये समझ चुके थे कि जो उनका अपोनेंट है कीरा के फॉर्म में, वो सुप्रीम डेविल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये समझ भी आता है क्योंकि कीरा के स्केल मैजिक ने उनके पूरे स्क्वाड के पावर्स को शट कर दिया था एक ही स्पेल से, और रॉयल होने की वजह से उसका माना लेवल भी बहुत ज्यादा था। और अब लूशियस एक पैलाडिन बन चुका है, उसके पास एक प्योरिफाइड डेविल का पावर भी है, जिसकी डिटेल्स अब भी अननोन है। और जैसा हम जानते हैं, वो लूशियस का फर्स्ट सोल शिफ्टेड विक्टिम था, लेकिन अब वो कैसा डेविल होस्ट कर रहा है ये भी एक मिस्ट्री है। ये इमेजिन किया जा सकता है कि वो कोई सुप्रीम डेविल ही होगा, लेकिन उसका मैजिक टाइप कैसा होगा ये एक सवाल आ जाता है, और ये सवाल चीजों को और मिस्टीरियस बनाता है। ब्लैक बुल्स के मेंबर फ्रंट लाइंस में आने लगते हैं। वो भी ये समझ चुके थे कि बस टफ फाइट्स के अलावा भी बहुत कुछ होने वाला है, और सेम टाइम पर उन्हें ये भी पता है कि सिर्फ वही लोग ये कर सकते हैं। उन्हें रिचुअल परफॉर्म कर रहे लोगों को प्रोटेक्ट करना है, भले ही इसमें उनकी जान क्यों ना चली जाए। ऐसे रेजिस्टिंग फोर्सेस को फेस करते हुए कीरा अपने नए स्पेल का यूज करता है, स्केल डोमिनेट, जिसमें वो एक बड़ा से स्केल बनाता है, और ये इस वाले को अपने फेवर में यूज कर सकता था। वो अपने अराउंड के माना को शिफ्ट, कंट्रोल और निगेट कर सकता था, इनकमिंग स्पेल्स को भी। इसे काउंटर करने के लिए ब्लैक बुल्स हेनरी के मैजिक पावर एब्जॉर्प्शन पर रिलाई करते हैं, और गॉर्डन की हेल्प से वो लोग स्केल डोमिनेट को भी रोक सकते थे। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन हमें स्पेड किंगडम इन्वेजन के दौरान भी देखा था। गॉर्डन का एडवांस कर्स कंट्रोल एक ब्लेसिंग बन जाता है। गॉर्डन हेनरी के शोल्डर पर हाथ रखता है, वो बहुत सारा माना एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी कीरा एक नया स्वॉर्ड रिवील करता है और डिक्लेयर करता है कि ये जजमेंट है, और सिर्फ एक ही स्लैश से ही वो ब्लैक बुल्स को काफी डैमेज पहुंचा देता है। ये पावर बहुत ज्यादा था क्योंकि ब्लैक बुल का जायंट भी बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक झेल सकता था, और इसी तरह ब्लैक बुल्स होपलेस हो जाते हैं। लेकिन उनके लिए ये ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं थी, क्योंकि उन्हें दुश्मन को रोकना ही था। तभी कीरा फिलॉसफी देने लगता है। उसके हिसाब से एक स्केल बिना स्वॉर्ड के कुछ भी नहीं होता, जिसका मतलब रूल्स का कोई मतलब नहीं बनता अगर इम्पोज करने का पावर ना हो तो। और उसी तरह एक स्वॉर्ड बिना स्केल के सिर्फ वायलेंस करता है, और आखिर में एक स्केल स्वॉर्ड के साथ जस्टिस हो जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि पैलाडिन बनने के बाद उसके पर्सनालिटी और थॉट प्रोसेस में भी काफी चेंजेस आ गया है, पर अब तक हमने जितना देखा है कीरा ज्यादा नहीं बदला है। अपने नए स्ट्रेंथ और पार्टी बदलने के बाद कोई ये नहीं बता सकता कि वो वही सेम पर्सन है। गॉर्डन और हेनरी डेथ को फेस कर रहे थे और हार मानने को तैयार नहीं थे। वो उसके मैजिक को एब्जॉर्ब किए जा रहे थे, और ग्रे के हीलिंग की वजह से वो ये कर भी पा रहे थे। नैच भी सीरियस हो चुका था। एक डेविल के पावर को यूटिलाइज करने की जगह वो अपने काइंडनेस और फेलास फ्यूजन फॉर्म का यूज करता है, और इसी के साथ वो ढेर सारे शैडो क्लोन्स बनाता है। नारुतो वाला नहीं, बल्कि रियल शैडो यानी कि परछाई का, और ऐसे ही वो अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। गार्जियन एंजल्स जो कीरा के साथ थे, वो ढेर सारे बीम्स का अटैक करने लगते हैं। ब्लैक बुल्स तुरंत उन्हें हैंडल करते हैं। नैरो बीम को सील करती है। जोरा एक को एब्जॉर्ब कर लेता है ट्रैप मैजिक से। ग्रे लक के बैक में थी। चार्मी अपने बड़े से शीप के नाक पर खड़ी थी। मैग्ना के बैक पर भी ग्रे का एक कॉपी था, जो एक लोअर कैप्टन लेवल कंस्ट्रक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। लक भी ऐसे ही करता है, लेकिन इस अटैक्स के दौरान दोनों ही डिस्ट्रक्टिव माना से ब्लास्ट हो जाते हैं, पर जख्मी होने के बाद भी वो लोग रुकते नहीं हैं। मैं इस एक्सचेंज से थोड़ा हैरान था, क्योंकि यहाँ पर लक बहुत फास्ट और लीथल होना चाहिए था, जैसे वो मिडिल टायर डेविल्स को मारते हुए था। दूसरी तरफ मैग्ना भी ऐसा कुछ अचीव कर चुका है बिना किसी सेटअप के, जो काफी शॉकिंग कर देने वाला है, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ भी उम्मीद नहीं किया था। वो लक को ऐसे ही मैच कर लेगा, क्योंकि उनके मैजिक एबिलिटीज में बहुत ज्यादा गैप है, पर उन्हें ऐसा बैडएस बना देखकर भी मुझे खुशी है। इस पॉइंट पर ग्रे पूरे बैटलफील्ड में फैली हुई थी। गॉश के मिरर मैजिक की वजह से उसने अपने बहुत से क्लोन्स बना लिए थे और सभी को सपोर्ट कर रही थी गार्जियन एंजल से लड़ने में, जिसे देखकर कीरा काफी हैरान था। वो जोरा और गॉश को तुरंत इंजर कर देता है और उनका खून निकलने लग जाता है। सभी ब्लैक बुल्स मिलकर आगे बढ़ रहे थे, लड़
रहे थे और रुकने का सोच भी नहीं रहे थे। कीरा को तो वो लोग बेवकूफ ही लग रहे थे कि ऐसे सुसाइडियल अटैक्स करके भी वो उसे डैमेज नहीं पहुंचा सकते। वो सीन को ऑब्जर्व करता है और दो प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट्स देखता है कि ग्रे सभी के बैक पर है और उन्हें हील कर रही थी और गॉश के मिरर मैजिक उसके क्लोन्स बना रहे थे। ग्रे काफी थकी हुई दिख रही थी और गॉश के मिरर आई से खून निकल रहा था। ये सब काफी इंटरेस्टिंग तो है और जितना कुछ भी हम देख रहे हैं ये ब्लैक पुल्स जितना कुछ कर सकते हैं उसका कुछ फ्रैक्शन ही है, क्योंकि वो लोग स्केल डोमिनेट का इफेक्ट झेल रहे थे जो लक के कम लीथल होने की वजह है। लेकिन सोच कर देखो ऐसे में वो कितना कुछ कर रहे हैं, जो ये प्रूव कर रहा है कि उनका लेवल अब काफी बढ़ चुका है। वो लोग बिल्कुल क्लासिक एक्वाडियर टीम की तरह है जिसे कभी जूलियस लीड कर रहा था, जिसमें यामी विलियन और मॉर्गन थे। ये काफी बड़ा टर्न अराउंड है क्योंकि ब्लैक बुल्स को पहले सबसे वर्स्ट और वीक टीम माना जाता था और फिलहाल वो सिर्फ क्लोवर किंगडम को ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को बचा रहे हैं। कीरा एक लिटिल लैम्प शेफ को एनकाउंटर करता है और वो वही था जो पूरे टीम को संभाल रहा था क्योंकि वो रियल ग्रे थी जो डिस्गाइज में थी। मैग्ना चिल्लाता है लेकिन कीरा अपने ब्लेड को उठाता है। ग्रे के पीछे एक मिरर अपीयर होता है। गॉश ग्रे के साथ प्लेस स्विच कर लेता है पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि दोनों ही स्लैश और जख्मी हो जाते हैं। दूसरी तरफ फिनरल अपना बेस्ट दे रहा था रिचुअल को सक्सेसफुल बनाने में और ऐसा करने में उन्हें बस थोड़ा सा और समय चाहिए था। वेनेसा भी सिचुएशन का स्ट्रेस फील करने लगती है और प्रे करती है कि उसके दोस्त बस कुछ और देर सर्वाइव कर ले, लेकिन ग्रे और गॉश बैटल से आउट हो चुके थे और जमीन पर गिरे हुए थे मरने की हालत में। अदर मेंबर बड़े ही हैरानी के साथ ये सब देख रहे थे और कीरा डिक्लेयर करता है कि अब सब कुछ खत्म हुआ और अगले ही पल वो सभी को ब्लास्ट कर देता है। दूसरी तरफ आस्था रियू से पूछता है कि क्या हो रहा है और पूछता है उसके दोस्त कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। वेल उसका सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं होता है। रियू फोकस था अपने ऑल सीइंग आइज के पावर को यूज करने में। आस्था थोड़ा घबरा जाता है और अपने दोस्तों के बारे में सोचता है। बैटलफील्ड में कीरा ब्लैक बुल्स के बहते खून को देखता है। नैरो सभी के दर्द को सील कर देती है क्योंकि उन्हें लड़ना था और जीतना था। वेल जीतना नहीं था लेकिन उसे थोड़ी देर उलझाए भी रखना था क्योंकि उन्हें वक्त ही तो चाहिए था। और चैप्टर का लास्ट वाला पैनल काफी ज्यादा हार्ड हिटिंग था। ताबाता का काम दिख रहा है, लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि इस चैप्टर में हमने सभी को लड़ते हुए देखा सिवाय चार्मी के। वो प्रेजेंट तो है, हमने देखा भी, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि वो रिजर्व के तौर पर छुपी हुई है क्योंकि उसका मैजिक भी इमरजेंसी में काफी हैंडफुल होता है। अपने खाने से माना स्टोर करवाना सिर्फ यही उसका मैजिक नहीं है, उसका मैजिक का ऑफेंसिव साइड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो हमने एल्फ इन्वेजन आर्क के दौरान देखा था। तो मे बी नेक्स्ट चैप्टर में उसका शाइन करने का समय हो। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।